से भी संक्रमित होने लगे हैं। मुंगेली से लेके रायपुर तक बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी जो है मिल रही है। लगातार जब से तीसरी लहर की शुरुआत हुई है तब से बच्चे ज़्यादातर इसमें संक्रमण के मामले आ रहे हैं, संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ दीपक जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हैं, बीजेपी से रमेश ठाकुर जी हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हैं। आप सभी का साधना न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर दीपक जायसवाल के पास चलते हैं। सर, बच्चे भी अब तीसरी लहर में जो है संक्रमित हो रहे हैं, काफी मामले बच्चों से संबंधित कोरोना के आ रहे हैं। अभी थर्ड वेव आया है, उसमें काफी ज्यादा ओपीडी में भी हम लोग मिल रहे हैं। तो शुरुआती तो हम जा रहे थे 12वीं तक, इनकी जो बोल सकते हैं 10 से जो बच्चे थे इनमें काफी ज्यादा देखने को, और शुरुआती दौर में नहीं मिला, ये किसी देखने को नहीं मिला। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं जो आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जो बच्चे 4 साल के हैं या 5 साल के हैं, इनमें भी फिर काफी अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन सब में अच्छी बात यह है कि किसी का लंग इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। सिंपल सर्दी खांसी बुखार के साथ और दवाइयों के साथ ऐसे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बट निश्चित तौर पे बच्चों पे अभी भी संक्रमण ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देख सर, बच्चों पर भी संक्रमण का जो खतरा है वो मंडरा रहा था। विशेषज्ञ पहले से ही सचेत कर रहे थे कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी अब ये घातक साबित होती दिख रही है, लगातार बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? आप सरकार की तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं? देखिए श्रीकांत, वो भाई साहब ने जो बताया वो पूरी टेक्निकली चीजें बता रहे थे, लेकिन जो एक इन जनरल प्लेटफॉर्म पे WHO ने भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन काफी पहले से जारी कर रखे थे, और वो साफ साफ कह रहा था, वहाँ WHO से कहा जा रहा था कि ये जो है सो तीसरी लहर या चौथी लहर जो ग्लोबल लेवल पे जो है सो इसका आएगा, क्योंकि ये वेरिएंट जो है इतनी जल्दी से कोविड हार मानने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली है, उसको लेकर हमारी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। और लगातार ये कहा जा रहा था कि कोविड प्रोटोकॉल जो निर्दिष्ट किए गए हैं उसको कड़ाई से पालन होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ जिस प्रकार से हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में काफी आगे निकले हैं, उसी प्रकार से लापरवाहियां भी काफी ज्यादा तक निकलने लगी हैं। अब इसी दौरान चुनाव भी हुए हैं, इसी दौरान बड़े बड़े पार्टियां भी हुई थी, और ये साफ था कि बाहर से भी लोग कंटिन्यूसली यहाँ पर आ रहे थे। तो ये जो उसमें और उनकी जो ट्रेसिंग होनी चाहिए जिस हिसाब से पुख्ते तरीके से, वो ट्रेसिंग नहीं हो पाई। तो अब देखिए कि बिलासपुर में भी ओमिक्रॉन और रायपुर में भी ओमिक्रॉन, और जिस हिसाब से जिस तेजी से जो बढ़त बना रही है कोविड, 8% से भी ज्यादा है इसका इन्फेक्शन का रेट। तो ये काफी भयावह है, डराने वाली है, क्योंकि हम आप सबको मालूम है कि स्टेट में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी स्थिति क्या है। अभी भी बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स उस तरीके से चालू नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से हो जाना चाहिए थे। उसके बाद भी जो विकसित देश हैं वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सेकिंग के स्टेट में चला गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, हम एक गरीब प्रदेश हैं, खास करके अभी भी जो मेडिकल सेक्टर में कहें तो हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं जितने और सारे मेट्रोज में है वो सारी फैसिलिटीज। उन सब को देखते हुए हमारी स्थिति अगर आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो चिंताजनक हो सकती है। और जहां तक बच्चों का बात है और बच्चों के इन्फेक्शन का रेट जैसे बता रहे थे, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, अब फिर लॉकडाउन की स्थिति है, तो ये एक ऐसा फील्ड है जो अनएक्सप्लोर्ड है। कोविड को लेकर बहुत सारे रिसर्च चल ही रहा है। हमारा जो वैक्सीन हुआ है, वैक्सीन को लेकर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि कम से कम 10 साल लगता है एक वैक्सीन को डेवलप होने। आप उसके सिम्टम्स, आफ्टर सिम्टम्स और उसके करीबी स्थिति सबको देखना पड़ता है। लेकिन उसके साथ हमारा ये भी है कि व्यावसायिक दबाव भी है, लोगों को बाहर भी जाना है। तो इन सब के बीच में स्थिति कहीं हाथ से बिगड़ ना जाए, इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि हमने काफी गलतियां की है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, सरकार की क्या कुछ तैयारी है? और अब बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है, लेकिन कई जिले अब भी ऐसे हैं जहां स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि वहां 4% से नीचे संक्रमण का दर है। यदु जी, निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ डॉक्टर जायसवाल हैं और अवधेश मरीज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने जो कहा कि तीसरी लहर जो है वो पहले और दूसरे के तुलना में इसलिए गंभीर है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि उसकी तीव्रता जो है वो बहुत कम है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंच रहा है। जहां तक जो आंकड़े हैं बच्चों के संक्रमण होने के जो आंकड़े हैं वो कुल मरीजों का लगभग 15% है, 85% अभी भी लगभग बड़े संक्रमित हो रहे हैं। मूल बात जहां तक सरकार के तैयारियों की है तो सरकार जांच, इलाज, दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन सभी मोर्चों पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन के जहां तक आंकड़े हैं तो छत्तीसगढ़ यदु जी अग्रणी राज्यों में है। हमारे यहाँ जो 18 से ऊपर वाले हैं लगभग 98% लोगों का पहला डोज हो गया है। उसके बाद जो अभी कोमार्बिडिटी वाले जो 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिनको बूस्टर डोज लगना है उनका भी रजिस्ट्रेशन 5,17,000 के आसपास है। और इसके साथ साथ जो बच्चों में हमने देखा कि जो 15 से 18 वाले हैं उनमें भी बेहद उत्साह दिखाई दिया और स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय के बेहतर तालमेल से उनकी संख्या भी बहुत अच्छी आ रही है। जिस प्रकार से हमने दूसरे लहर और पहले लहर के दौरान हमने तैयारी की, आज भी सरकारी अस्पतालों में 25,000 से अधिक बिस्तर तैयार है। ऑक्सीजन बेड की हम संख्या कहें तो लगभग 15,000 है और अभी वर्तमान में ऑक्सीजन बेड लगभग 95% और आईसीयू में 98% बेड खाली है क्योंकि ज्यादातर लोगों में माइल्ड लक्षण है यदु जी, 2-3 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। 95% लोग घरों में ही ठीक हो जा रहे हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले पर फोकस करके ब्लॉक स्तर पर अब जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी शुरू हो चुका है। जिले को भी ब्लॉक में बांटकर जहां जहां गंभीर है, जहां 4% से कम है वहां अलग एडवाइजरी जारी की गई है, 4 से 5 वाले में अलग और 5 से ऊपर जहां पर है। जहां तक संक्रमण की रफ्तार है पूरे देश में और दुनिया में, निश्चित रूप से ये तीसरा लहर है, उसमें संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय औसत की हम बात करें तो 11% से ऊपर है संक्रमण की दर, छत्तीसगढ़ में वो 9% है और दिल्ली जैसे राज्य में तो 20% के आसपास है। तो निश्चित रूप से बेहद गंभीर और चिंताजनक है। सावधानी और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन ही एकमात्र उपाय है। सामाजिक अनुशासन ही एकमात्र विकल्प है यदु जी। पहले भी हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी तो लोगों को तरह तरह से परेशानी हुई, उनकी इनकम घटी और खाने और रोज काम करने वालों के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मेरा कहना यही है और सरकार की भी यही तैयारी है कि किस प्रकार से हम सामाजिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करके इसको रोक सकें और बेहतर इलाज की सुविधा, जांच की सुविधा। और जांच के संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा यदु जी, लगातार सरकार की जो तैयारी है 70,000 प्रतिदिन जांच करवाने की है। कल भी जो है 55,986 जांच हुए, परसों जो है 53,000 से अधिक जांच हुई थी। तो लगातार ताकि ज्यादा से ज्यादा जांच हो और संक्रमित जो है वो पहचाने जाए, उनको अलग किया जा सके और संक्रमण की रफ्तार को रोका जाए। तो सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, गंभीर है और टीका सबसे बड़ा हथियार है यदु जी। टीकाकरण भी जिस प्रकार से जो बूस्टर डोज और बच्चों का जो है उसमें भी बेहतर उत्साह दिखा है। छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्यों में है। ठीक है रमेश जी, सरकार की तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं? देखिए यदु जी, ये जो ओमिक्रॉन जो आने वाला है इसके लिए काफी पहले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के और सभी प्रदेशों को लगातार अवगत कराते रहे हैं कि तीसरी लहर आने के पहले हम अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। ये तो मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 160 करोड़ से अधिक वैक्सीन इस देश में हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को इस समय जो वैक्सीन निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजनों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है इसके लिए। और भाई जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हमारे सुरेंद्र वर्मा जी बता रहे थे, मैं बिल्कुल भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर को भी इन्होंने बहुत हल्के ढंग से लिया है। ये सिर्फ सरकार घोषणावीर सरकार है और इनका प्रयास अगर हम देखेंगे राज्य में तो कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता। इनके पास ना आंकड़ा है ना इनकी कोई व्यवस्था है। ये सरकार
आज तो लोग जो है अपने स्वयं के खर्चों से जांच करवा रहे हैं, निजी अस्पतालों में जाके अपना भर्ती हो रहे हैं, अपने घरों में इलाज करवा रहे हैं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो है सरकार आज मुफ्त में राशन न दवाई देने की स्थिति में है, न राशन जो केंद्र सरकार ने दिया है उसको भी जो है गरीबों तक पहुंचाने में पूरी तरह से अक्षम रहा है। मैं तो ये कहूंगा ये छत्तीसगढ़ की सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा, रात में कर्फ्यू दिन में बाजा, बंद है विद्यालय खुला है दारू और गांजा, ये इसी में व्यस्त है। आज मैं कहूंगा यदु जी अगर 31 तारीख के पहले रात में अगर कर्फ्यू लगा देते तो आज जो स्थिति हमारे देश में और खास करके रायपुर जैसे राजधानी में तो हमारे आपदा आया हुआ है, जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, जो पहले 10-20 लोग को हम देखने में आंकड़े आते थे, आज जो है 1,500 से 2,000 लोग जो है आंकड़े लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार का निकम्मापना है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आज 2 साल में भी ये ढंग से जांच की व्यवस्था कर पाए। जिस प्रकार से बोल रहे थे कि 70% हमारे पास जांच की व्यवस्था, अरे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था शुरुआत के दौर में हुआ आज भी वही व्यवस्था है, ना ये कोई ढंग से खोल पाए, ना तो आज बिस्तर खाली इसलिए कि लोग जो है इनकी सरकार की इनके अस्पताल के ऊपर भरोसा नहीं है। लोग जो है अपने घरों में रह के अभी इलाज करवा रहे, इसके पास कोई आंकड़ा नहीं, फर्जी आंकड़ा बात करते हैं। सरकार इस दिशा में कोरोना रोकथाम की दिशा में पूरी तरह फेल हुआ रहा और इसको इस महामारी को भी जो है इस आपदा को भी जो है ये राजनीति करने का अवसर पर देखते रहा है। और जिस प्रकार से इन सरकार का रवैया उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ में चाहे हम लहर को देखें या इसमें लगातार सजे के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल पाई और अपने में मस्त रहने का आज जो है लगातार यहाँ पर संक्रमण बढ़ते जा रहा है। ठीक, सुरेंद्र जी मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले दीपक सर के पास चलते हैं। दीपक सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स के आ रहे हैं, अभी मौसम भी खराब है, तो लोग कैसे उसको अंदाजा लगा पाएंगे कि ये नॉर्मल फीवर आ रहा है या फिर कोरोना से संक्रमित है बच्चे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी महामारी या कोई भी चीज आती है वेव में आती है। देखिए डेंगू के समय में हम डेंगू करेंगे टेस्टिंग, मलेरिया के समय में मलेरिया करेंगे, क्योंकि क्लियर कट इंडिकेशन हो जाता है। आप जरूर बोल रहे हैं कि अभी फीवर है, कोल्ड है, कफ है, मौसम भी खराब है, इस वजह से इसको नॉर्मल से कैसे करेंगे, तो नहीं। अभी देखिए संक्रमण दर बहुत ज्यादा है, रायपुर में बहुत फैला हुआ है। तो आप हर एक चौथा व्यक्ति या 5वां व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे ये एक दूसरे से फैल रहा है और जिसको टेस्टिंग के थ्रू हमको रोकना है। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, हम उतने ही जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं। यही एक मात्र तरीका है, आइसोलेट करके चेन को ब्रेक करके और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है उसको चालू करना। तो निश्चित तौर पे अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, गले में खराश हो, शरीर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, सिर में दर्द हो या कमजोरी हो, ये सारे लक्षण अभी जो है ये तीसरे लहर के ही लक्षण है। और निश्चित तौर पे ऐसे मरीज चाहे वो बच्चे हो या फिर किसी भी एज ग्रुप के हो, उनका जांच हमको करना है और जांच करके जो भी टेस्टिंग है उससे हमको रिजल्ट निकाल के उनको अप्रोप्रिएट हमको आइसोलेट करना है अगर पॉजिटिव आते हैं। और अगर निगेटिव आते हैं तो निश्चित तौर पे हमें और भी जांचों का सहारा लेना है और उनके निश्चित तौर पे हमको उनकी दवाइयां जो भी है चालू करना है। उनकी अगर वो लगता है कि जो काफी तेज बुखार है और सैचुरेशन लेवल अगर उनका मेंटेन नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बट अभी इस समय पे ज्यादातर मरीज हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से कि काफी मरीज हैं जो होम आइसोलेशन पे ही हैं और घर पे ही रह के इसका लाभ ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल है फॉलो कर रहे हैं और मेडिसिन अपने डॉक्टरों से प्रिस्क्राइब करा के ले रहे हैं। तो लेकिन आगे क्या होगा, क्या रूप लेगा, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लहर में भी काम किया है, सेकेंड में भी किया है और थर्ड में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये तीनों लहर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अभी ये एकदम से जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि जो मरीजों की डबल होने की संख्या थी वो 5वें से 6वें दिन में थी, ये वाले लहर में हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे दिन ही आज जैसे 1000 मिलता है तो अगले दिन 1700-1800 इस टाइप की चीजें हो रही है। तो काफी संख्या में घर के घर मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं,
बहुत उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी उम्र दराज के लोग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल ये सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं लेना है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इसको निश्चित तौर पे विशेषज्ञ और चिकित्सकों पर ही छोड़ देना है कि उनके नजरिए, उनके दृष्टि से या उनके अनुभव से ये मरीज किस कैटेगरी में फिट होता है, इनको अस्पताल की जरूरत है या होम क्वारंटाइन की जरूरत है। साथ में जो हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर भारत सरकार है, उनके जो भी नियम जो अभी ICMR जो बना रहे हैं उनको हमको पालन करना है और कड़ाई से अभी इस पे लगे रहना है ताकि हम अपने वेव का पीक तक पहुंचे और उसके बाद जो संक्रमण दर है उसको हम नीचे ले जाके चीजों को नॉर्मलाइज कर सकें। ये एज ग्रुप की बात करें तो ज्यादातर बच्चों में कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो संक्रमित मिल रहा है? जो संक्रमण जो बच्चों में दिख रहा है मुझे, जो 8 से लेके 15 साल के बच्चे काफी ज्यादा मुझे संक्रमित दिख रहे हैं, जो हमारे OPD में आ रहे हैं और जिनका इलाज हम लोग कर रहे हैं। ठीक। सुरेंद्र जी, बीजेपी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सरकार की तैयारी से। यदु जी, निश्चित रूप से जिस दिन WHO ने नए संक्रमण के तीसरे लहर के संदर्भ में, ओमिक्रॉन के संदर्भ में एडवाइजरी जारी किया है, आपको भी याद होगा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने मोदी जी से, केंद्रीय मंत्रालय से ये निवेदन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां पर जो बाहर से आने वाले हैं उनको जांच किया जाए और वहीं क्वारंटाइन किया जाए। यदि ये गलती पहले की तरह न दोहराई गई होती तो आज देश भर में ये हालात नहीं होते। रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन को प्रमाणित कर रहे हैं। चैनलों में बैठ के झूठ बोलने के बजाय यदि आम जनता से इनका सरोकार होता तो आज इनके पास भी कोई सलाह होता ठोस। निश्चित रूप से देखिए, मोदी सरकार के निकम्मेपन का ही परिणाम है कि कल एक दिन में 1,94,220 नए मामले पूरे देश में है। संक्रमण की रफ्तार पूरे देश का औसत जो है 11% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 9% है। और ये बात करते हैं 4,84,655 मौत के यदि कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार का निकम्मापन है। पहले भी हमने कहा, देखिए यदु जी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए लैब हमारे यहाँ एम्स में तैयार है, मेकाहारा रायपुर में तैयार है, लेकिन एडवाइजरी जारी करने का काम ICMR का है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं, राज्यसभा के 2 सांसद है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है रमन सिंह, 15 साल के रहे प्रदेश के, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। जब छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात करनी होती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निकम्मापन ही है कि लगातार छत्तीसगढ़ के हित की उपेक्षा हो रही है। पहले जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाता था विशाखापट्टनम, अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भुवनेश्वर भेजे और 5 तारीख का रिपोर्ट आज तक नहीं आता, जिसके कारण से विलंब होता है और संक्रमण को फैलने का मौका मिलता है। लगातार हमने देखिए पिछले अगर 2 लहर में हम अगर सीखे होते, पहली बार भी अगर ये नमस्ते ट्रंप नहीं करते, ट्रंप की चापलूसी के लिए हजारों मीडिया कर्मियों सहित हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ अहमदाबाद में नहीं जमा किए होते, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इवेंट नहीं करते तो उस समय भी वो हालत नहीं बिगड़े होते। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गई है और इसी प्रकार से जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए लोगों के बीच ये नकार दिए गए हैं। सरकार तो पूरी जिम्मेदारी से जांच, इलाज, दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन में जुटी हुई है। हमारा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर इलाज देना और उसके लिए सरकार पहले दिन से ही जिला स्तर पर यदु जी फोकस करके प्रदेश सरकार प्रथम मोर्चे पर लड़ रही है। प्रत्येक जिले में होम आइसोलेशन का अलग एक वेबसाइट जारी किया गया है, 24 घंटे ट्रेसिंग का काम चल रहा है। सहायता के लिए सत्ता और संगठन दोनों, कांग्रेस के पदाधिकारी आपको हर ब्लॉक हर गांव में मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 3 साल से आइसोलेशन में है। यही कारण है कि ये इनके झूठ और गलत बयानी का एक प्रमाण देता हूं। अभी ठाकुर साहब बोल रहे थे कि 1500 पेशेंट आए हैं, कल का आंकड़ा है, कल 55,946 टेस्ट हुए थे ठाकुर साहब, और जो संक्रमित निकले हैं 5,151, जो 9% होता है, जबकि राष्ट्रीय दर जो है 11% है। जो सामाजिक सहभागिता है, सामाजिक अनुशासन का जो विकल्प है, उसके लिए हम तो निवेदन करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बाकी सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग जिस प्रकार से जुटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको कभी दिखाई नहीं देंगे फील्ड में।
इसी प्रकार से ये अनर्गल बयानबाजी, तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाने का काम ये करते हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको अब बार बार नकार रही है। ठीक है रमेश जी, इसका जवाब लूंगा आपसे, उसके पहले अवधेश मलिक सर के पास चलते हैं। मलिक सर, काफ़ी पहले से संभावित थी तीसरी लहर और उसमें बच्चे भी संक्रमित होंगे, बड़ी संख्या में लोग भी संक्रमित होंगे और वो दिख भी रहे, लगातार छत्तीसगढ़ में हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको और सरकार की तैयारियों को लेके क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तीसरी लहर में जो सरकार ने जो मुस्तैदी दूसरी लहर में दिखाई थी, उसको मद्देनजर अगर बात करें तो ये तीसरी लहर में जो है उस हिसाब की तैयारी में कहीं ना कहीं ढीला ढालापन रहा है। क्योंकि मैं अब इसलिए भी कह रहा हूं कि अब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स की जब बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स की जब बात कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ढिलाई हुई है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर से जो व्यक्ति ओमिक्रॉन पेशेंट मतलब निकल गया है पॉजिटिव, वो बिलासपुर में दुकान खोल के 1 महीने से जो दुकान लगाता फिरे, है ना। फिर जो है सो उसे कंटिन्यूसली हम लोगों ने कई सारे सवाल किए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, तो एडमिनिस्ट्रेशन बजाय उसका सीधा सीधा जवाब देने का वो गोल मोल ये क्या हो सकता है कि आपका छत्तीसगढ़ का व्यक्ति मतलब बाहर से आए छत्तीसगढ़ में और फिर उसका जो है सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना हो पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप की चीजें, दूसरी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार पे दबाव है और अभी भी बहुत सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो एक टाइप से जो भीड़ जुटती है वो अभी भी बहुत सारे जगहों पे जुट रही है। तो भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए खास करके देखिए, रायपुर पिछले उसमें भी स्पोरेडिक सेंटर बन गया था, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो इन्फेक्शन फैल रहा था, इस बार भी फैल रहा है। जबकि इसके तुलना में कुछ एक जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स हैं, उन लोगों ने मुस्तैदी भी दिखाई थी कई सारे जगहों पर, तो वो जो है सो उसमें थोड़ी सी रोक लगाने में मतलब हम कहें कि काफी सफल रहा था। जैसे बस्तर जो है, हालांकि बस्तर में उस हिसाब से जो इन्फेक्शन नहीं देखने को मिला था जिस तरह से रायपुर में देखे, क्योंकि रायपुर के कारण भी है कि यहाँ पर एयरपोर्ट फैसिलिटी कंटिन्यूसली है, बाहर से लोग कंटिन्यूस ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। इन सब के बीच में भी जो मैंने कहा था कि पिछले बार कुछ एक लापरवाही हुई थी, जैसे एक बड़ी सी एक ट्रेन मिल गई थी, वो ट्रेन में सारी फैसिलिटीज थी और कोविड को लेकर मैंने उस समय स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल किया था और वो भिलाई में वो ट्रेन पड़ी हुई थी, उसका पर्याप्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि इसमें जो है सो कोविड को लेकर ये पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए ही था कि ये कहा गया था कि आपके पास जो एलाइड स्टाफ्स हैं या जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन कीजिए। उसके साथ जैसे हम चूंकि डिजास्टर है, इसमें सिविल सोसाइटीज का भी एक रोल होना चाहिए। जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो खुल के आना चाहते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको अभी से ही इसके जो प्राइमरी स्टेज का जो प्रिवेंशनरी मेजर्स होता है उसके बारे में उनको ट्रेन कीजिए, ताकि वो अगर वो जो मेन स्टाफ्स हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको वो सहयोग कर सके। तो वो चीज में कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिली है, क्योंकि जो स्टाफ्स हायर किए गए थे वो देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको जो है सो उनकी वेतन विसंगतियां हैं या फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब इस टाइप से चीजें अगर सामने में आती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भरोसा हल्का दिखता है। हालांकि सरकार पूरी सक्षम है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें बदतर स्थिति नहीं आएगी। जैसे पिछले बार में काफी लाशों के ढेर यहाँ भी लगे थे, तो और उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, न केंद्र सरकार ने ली थी न राज्य सरकार ने ली थी। तो मेरे ख्याल से इस बार अगर जो मौतें होंगी, चाहे वो राज्य सरकार की गलतियों के कारण से हो या केंद्र सरकार की गलतियों से, तो उसके लिए जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जी रमेश जी जवाब देंगे। देखिए यदु जी, कांग्रेस जो है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सुरेंद्र वर्मा जी, मैं समझता हूं इनकी गुस्सा जायज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिए और इसलिए ये गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। और अभी तो हत्या का जो है उनके ऊपर प्रयास भी इनके
साजिश के तहत बच गए हैं वो। मुझे समय दीजिएगा। तो उस प्रकार के कुसंगित करते रहते हैं। अब मैं ये कहूंगा यदु जी, रायपुर शहर के मवेशी सड़क में अगर गोबर भी अगर होगा ना, तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री कोरोना पर बात करेंगे, कोरोना पर इसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जांच और क्वारंटाइन की होते गोबर पे बात करेंगे, गोबर पे बात करेंगे, गाय और गंगा जल में जाएंगे। समय की कमी है तो एक एक करके जितनी जल्दी हो सके अपनी बात रखेंगे तो लोग आसानी से समझेंगे। यदु जी यहाँ विलम्ब हो रहा है, जो विदेशों से लोग आए हैं उनकी सूची यहाँ से उनसे भेजी जाती है, उनके मोबाइल नंबर गलत दिए जाते हैं, उनका पता भी गलत दिया जाता है। जो उड्डयन और विभाग बताए संघीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में तो है नहीं, फिर छत्तीसगढ़ में वो पेशेंट आ जाते हैं, वो संक्रमित आ जाते हैं। ये मोदी सरकार का निकम्मापन नहीं है तो ठाकुर साहब, ये बताइए, ये मोदी सरकार का निकम्मापन नहीं है तो